गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास महिला महाविद्यालय बांदीकुई। हम संघात्मक प्रकृति का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अध्ययन करते आ रहे थे और पिछला जो व्याख्यान है उसमें हमने संविधान में संघात्मक तत्वों को देखा था कि हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघात्मक प्रकृति है। आज हम भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों को देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार के एकात्मक तत्व हैं। एकात्मक तत्वों को दो भागों में बांटकर हमारे भारतीय संविधान में देखा गया है। एक तो है भारतीय संविधान के अंतरंग में एकात्मक तत्व और दूसरा है भारतीय संविधान के बहिरंग में एकात्मक तत्व। अर्थात अंतरंग में एकात्मक तत्व से तात्पर्य है कि जो संविधान में अंतर्निहित हैं, जिनका उल्लेख संविधान में लिखित रूप में कर रखा है, उनको तो अंतरंग में एकात्मक तत्व कहा जाता है। और बहिरंग तत्वों का तात्पर्य है कि जिनका संविधान में लिखित में उल्लेख नहीं है, अर्थात संविधान में उनका कहीं पर भी वर्णन नहीं है, परंतु वो भी हमारे भारत में केंद्र को ज़्यादा मजबूत करते हैं। इस वजह से हम ये कहेंगे कि वो बहिरंग में एकात्मक तत्व हैं। हम बहिरंग में एकात्मक तत्व हैं, उनका अध्ययन है वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के अंतरंग में एकात्मक तत्व क्या क्या हैं। मैं आपको यहाँ जो बोर्ड है उस पे एक एक पॉइंट है वो लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद में हम उनको समझेंगे कि क्या क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो इनके संदर्भ में हैं, और इस वजह से फिर हम ये कहेंगे कि ये हमारे भारतीय संविधान के अंतरंग में एकात्मक तत्व है। सबसे पहली जो बात आई है वो है इकहरी नागरिकता। सबसे पहला जो बिंदु है अंतरंग में एकात्मक तत्व, उसमें आती है इकहरी नागरिकता। दूसरा वाला जो बिंदु आता है वो आता है शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में। तीसरा जो इसमें तत्व आता है वो आता है संघ व राज्यों के लिए एक संविधान। एक ही संविधान। चौथा वाला जो तत्व आता है इसमें वो आता है संसद द्वारा राज्यों की सीमा में परिवर्तन। संसद द्वारा राज्यों की सीमा में परिवर्तन। पांचवा वाला जो तत्व आता है इसका वो आता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। छठा वाला आता है संकट काल में एकात्मक शासन। सातवां वाला एकात्मक तत्व है महत्वपूर्ण विषयों में
एकीकृत व्यवस्था। आठवां वाला जो तत्व है इसका वो है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। नौवां वाला तत्व आता है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति या कमजोर स्थिति। 10वां वाला पॉइंट आता है इसमें राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं। ग्यारह वाला बिंदु है इसमें एकीकृत व्यवस्था में राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति। बारहवां वाला इसमें जो पॉइंट आता है वो है सुपरिवर्तनशील संविधान। ये अपने भारतीय संविधान के अंतरंग में एकात्मक तत्व हैं जिनको मैंने यहाँ सूचना पट पे आपको लिखा है। अब एक एक के बारे में हम जानेंगे कि ये जो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं ये हमारे भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र को ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं तुलनात्मक रूप से राज्यों के। इस वजह से ये कहा जाता है कि हमारे भारत में केंद्र ज़्यादा मजबूत है, केंद्र की जो स्थिति है वो ज़्यादा ताकतवर है बनिस्बत राज्यों के। राज्यों की गौण स्थिति है और केंद्र की ज़्यादा स्थिति है। उसको लेते हुए हम देखेंगे कि ऐसी क्या जो व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं के कारण हमारे भारत में जो केंद्र है संघ है उसको ज़्यादा मजबूती भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। सबसे पहली बात आती है इकहरी नागरिकता। जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पे नागरिकों को एक से अधिक नागरिकता प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम अमेरिका को देखते हैं, वहाँ दोहरी नागरिकता है। हम स्विट्ज़रलैंड को देखते हैं, वहाँ तिहरी नागरिकता है। परंतु हमारे भारत में इकहरी नागरिकता है और ये जो एकल नागरिकता है
ये भारत की ही पहचान करती है, संघ की पहचान है उसी को ज़्यादा साबित करती है। इससे राज्यों की पहचान नागरिकता के संबंध में नहीं आती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जब हमारी नागरिकता का विषय आता है तो हम कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हमें राज्यों की नागरिकता प्राप्त नहीं है। दूसरी वाली बात आती है शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में। संघात्मक राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, ऐसा हमारे भारतीय संविधान के भी द्वारा किया गया है। लेकिन ये जो शक्तियों का विभाजन है इसमें केंद्र ज़्यादा ताकतवर है और राज्य कमज़ोर हैं। किस रूप में कि ये जो शक्तियों का विभाजन है ये अधिकतम केंद्र के पक्ष में किया गया है। संविधान में केंद्रीय सूची में वर्तमान में 99 विषय हैं, राज्य सूची में 62 विषय हैं और समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं। आप ये देखिएगा कि जो प्रमुख 99 विषय हैं ये केंद्र के पास में है और जो स्थानीय स्तर के विषय हैं वो राज्यों के पास में। अब संख्या की दृष्टि से हम देखें तो केंद्र के पास में ज़्यादा विषय है, राज्य के पास में उससे बहुत कम विषय हैं। तो यहाँ पर केंद्र है उसको इन विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार है। तीसरी जो हम सूची को देखते हैं इसमें समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन संविधान में ये भी कहा गया है कि अगर एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 52 विषयों पर भी केंद्र का पलड़ा है वो ज़्यादा भारी होता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ में अवशिष्ट सूची हैं, इन पर भी संविधान ने जो कानून निर्माण करने का अधिकार है वो संसद को ही दे दिया है। इस रूप में हम देखते हैं कि शक्ति विभाजन हमारे भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र में ज़्यादा किया गया है, केंद्र को ज़्यादा दिया गया है, राज्यों को बहुत कम दिया गया है। और ये 62 विषयों की भी हम बात करें तो इनमें बहुत सारे विषय तो ऐसे हैं कि जो राज्य के विधानमंडल अगर विधेयक का निर्माण करते हैं तो राष्ट्रपति की सहमति या स्वीकृति लेना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात कि जब हमारे भारत में आपातकालीन स्थिति होती है, 352 का प्रयोग है, 360 का प्रयोग है, तो उस स्थिति में राज्य का जो शासन है वो केंद्र के पास में आ जाता है। और ये 62 विषयों पर भी भारत की संसद है वो किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है। तो उस स्थिति में भी जो आपातकालीन स्थिति है उसमें केंद्र है वो ज़्यादा ताकतवर होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें संघ व राज्यों के लिए एक ही संविधान। कहते हैं कि जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पर दोहरा संविधान होता है, दोहरी नागरिकता होती है। अब जैसे हम अमेरिका को देखते हैं तो वहाँ संघ का एक संविधान है और 50 स्टेट हैं, उन 50 स्टेटों के अलग अलग से अपने संविधान हैं। स्विट्ज़रलैंड में भी दोहरे संविधान है, संघ का संविधान अलग है और प्रांतों के संविधान अलग है। हमारे भारत में केवल एक ही संविधान है, भारत का संविधान, अर्थात यहाँ पर प्रांतों का अपना अलग से संविधान नहीं है। और उस संविधान का जो संचालन है वो केंद्र की सरकार करती है, इस वजह से संघ है वो यहाँ पर ज़्यादा मजबूत है। नेक्स्ट बात आती है संसद द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। हमारे भारत में पार्लियामेंट है उसको संविधान ने ऐसा अधिकार दिया है कि वो राज्यों की सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। देखिए यहाँ कि भारत की संसद साधारण बहुमत से ही किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, दो राज्यों को मिलाकर नवीन राज्य का, दो राज्यों के सीमा क्षेत्र को मिलाकर नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की जो स्थिति है वो हमारी भारतीय संसद के पास में है। ऐसा कहा जाता है कि जब पार्लियामेंट ऐसा निर्णय लेती है तो संबंधित राज्य के विधानमंडल को इससे अवगत करवाती है और उससे प्रस्ताव पारित
भी करना पड़ता है। लेकिन अगर राज्य का विधानमंडल कोई प्रस्ताव पारित नहीं करे या अपनी सहमति भी नहीं जताए तो भी अकेले संसद ऐसा कर सकती है। इस वजह से ये कहा जाता है कि राज्यों की नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का भी अधिकार हमारे केंद्र में पार्लियामेंट को है। नेक्स्ट बात आती है एकीकृत न्याय व्यवस्था। हमारे भारत में दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं है। अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड में दोहरी न्यायिक व्यवस्था है। वहाँ पर एक संघ का सुप्रीम कोर्ट तो है ही, लेकिन राज्यों के अपने अपने न्यायालय भी हैं जो वहाँ के संविधान के अनुरूप चलते हैं। हमारे भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था बना रखी है। केवल भारत में एक पिरामिड आकार की न्यायिक व्यवस्था है, वो कार्य करती है। नीचे के जो न्यायालय हैं, हम जैसे इसको डीजे कह देते हैं, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट आता है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आता है। ये न्यायालयों को विवाद सुनने का, निर्णय करने का अधिकार है, लेकिन इनके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो ही अंतिम होता है। इस वजह से हमारे भारत में पिरामिड आकार की एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को बना रखता है, जो केंद्र को ज़्यादा प्रबल बना रही है। नेक्स्ट बात आती है संकट काल में एकात्मक शासन। हमारे भारत में जब भी संकटकालीन स्थिति आती है तो संविधान के अनुच्छेद 352 में लिख रखा है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। 356 में लिख रखा है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। अगर 360 में लिख रखा है कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, वित्तीय आपातकाल आ जाता है तो इमरजेंसी लागू हो जाती है। अब आप देखिएगा यहाँ कि अगर देश में ऐसी स्थिति आ जाती है तो 352 से लेकर 360 तक केंद्र को संकट काल लगाने का अधिकार है और ऐसी स्थिति में देश का समस्त शासन है वो केंद्रीय सरकार में आ जाता है। राज्यों में विधेयक बनाने का, राज्यों के संदर्भ में निर्णय करने का, राज्यों में बजट पास करने का जो अधिकार है वो केंद्र की संसद के पास में आ जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे भारत में संकट काल में एकात्मक शासन उपस्थित हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है महत्वपूर्ण विषयों में एकीकृत व्यवस्था। भारत है उसमें संविधान के अंतर्गत ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं उनमें भी एकीकृत व्यवस्था कर रखी है, अर्थात राज्यों को इस प्रकार का अधिकार उसके संबंध में नहीं दे रखा। देखो संघ राज्यों में दोहरा कानून होता है, दोहरी न्यायिक व्यवस्था होती है, दोहरी लोक सेवाएं होती हैं, दोहरा लेखा परीक्षण होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये सारी चीज़ें एकीकृत है, यहाँ दोहरी चीज़ें नहीं हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की व्यवस्था है। हमारे भारत में लोक सेवाएं एकीकृत है। IAS, IPS केंद्र सरकार सिलेक्शन करती है और प्रांतों में उनकी नियुक्ति कर देती है और प्रांतों में वो नौकरशाह है, वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। 2/3 बहुमत से राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नई अनुशंसा कर सकती है और नई अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन किया जा सकता है। इसमें राज्यों का कोई लेना देना नहीं होता। हमारे भारत में एक ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है जो राज्यों में भी किसी प्रकार की ऑडिट कर सकता है। एक ही हमारे भारत में निर्वाचन आयोग है जो केंद्र के चुनाव तो करवाता है, उसी के साथ साथ में राज्यों के चुनाव हैं वो भी करवाता है। हमारे भारत में एक ही दीवानी संबंधी कानून है जो पूरी तरीके से संहिताबद्ध है और वो समवर्ती सूची में है। हमने इस चीज़ को देखा कि समवर्ती सूची में प्रांत और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अंतिम निर्णय है वो केंद्र का ही होता है। तो इस रूप में हमारे भारत में ये जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं इन सब में एकीकृत व्यवस्था है। नेक्स्ट बात आती है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। जहाँ संघ शासन होता है वहाँ पर जो गवर्नर होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे सीधे निर्वाचित होते हैं, जैसा अमेरिका में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है कि प्रांतों का जो गवर्नर होता है
उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है और उसके द्वारा सभी प्रांतों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। अतः राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष तो होता है, लेकिन केंद्रीय सरकार का एजेंट भी होता है, केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। तो इस स्थिति में राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भी केंद्र के द्वारा ही की जाती है और वो राज्यपाल राज्य के शासन को नियंत्रण करके चलता है। नेक्स्ट बात आती है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की कमज़ोर स्थिति। भारत में केंद्र और राज्यों की स्थितियों को हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो केंद्र की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ज़्यादा पावरफुल है और राज्यों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। इस वजह से समय समय पर राज्यों को केंद्र के ऊपर सहायता के लिए निर्भर रहना पड़ता है और केंद्र समय समय पर राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करके और उन राज्यों का कार्य चलाता है। इस वजह से समय समय पर जो राज्य हैं वो केंद्र पर ही आर्थिक सहायता के लिए आश्रित रहते हैं। इस रूप में भी जो केंद्र है वो ज़्यादा ताकतवर होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट विशेषता आती है राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं। जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पर राज्यों का पार्लियामेंट का जो उच्च सदन होता है उसमें समान प्रतिनिधित्व होता है। जैसे हम अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। वहाँ कांग्रेस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। प्रथम सदन है वो प्रतिनिधि सभा है और दूसरा सदन है वो सीनेट है। ये जो सीनेट है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। एक राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट में जाते हैं। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय संसद है उसमें 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का तो सदन है लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्यात्मक आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होती है उस राज्य के उतने ही प्रतिनिधि चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। इस वजह से ये बात आ जाती है कि हमारे जो भारतीय संघ में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का उच्च सदन राज्यसभा है उसमें समान प्रतिनिधित्व न होकर जनसंख्यात्मक प्रतिनिधित्व है और ये भी केंद्र को ज़्यादा मजबूत बना देती है। नेक्स्ट बात आती है राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति। यहाँ स्पष्टतः भारतीय संविधान में लिख रखा है कि 99 विषयों पर कानून निर्माण करने की शक्ति संसद की होगी, 62 विषयों पर कानून निर्माण करने की शक्ति राज्यों के विधानमंडलों को होगी और 52 विषयों पर कानून निर्माण करने की शक्ति राज्य विधानमंडल और पार्लियामेंट दोनों को ही होगी। अब यहाँ पर हम राज्यों की बात करते हैं कि राज्यों में 62 विषयों पर राज्य के विधानमंडल कानून का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जैसे धर्मांतरण विधेयक को हम लेते हैं, संपत्ति अधिग्रहण विधेयक को लेते हैं। ये विधेयक ऐसे हैं अगर राज्यों के विधानमंडल इन पर कानून बनाएगा तो राष्ट्रपति की स्वीकृति इसमें लेना अत्यंत आवश्यक है। ये चीज़ ऐसी है जो राज्यों को केंद्र के मातहत कर देती है और बगैर राष्ट्रपति की स्वीकृति के या हस्ताक्षर के वो विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। इस वजह से कहा जाता है कि राज्य विधानमंडल कुछ विधेयक पारित करती है उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति होना अत्यंत आवश्यक है। अब राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान है और फिर वो राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा पारित विधेयक है उनको अपना हस्ताक्षर करके और वो उसके हाथ में है, वो उसको रोक भी सकता है, पुनर्विचार के लिए भी दे सकता है, निरस्त भी कर सकता है। इस वजह से केंद्र यहाँ ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें नेक्स्ट और लास्ट सुपरिवर्तनशील संविधान। ऐसा कहा जाता है कि जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ का संविधान कठोर होता है और वहाँ पर सहज ही संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे हम अमेरिका के संविधान को देखते हैं, स्विट्ज़रलैंड के संविधान को देखते हैं तो वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, इस वजह से वहाँ का संविधान कठोर है। अमेरिकी संविधान में 250 साल में अब तक केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है
ये 1950 में लागू हुआ था और आज 2020 तक 70 सालों में इसमें 124 के करीब संविधान संशोधन रखे जा सके हैं और 103 संविधान संशोधन अब तक पारित हो चुके हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हमारा भारत का जो संविधान है वो अमेरिका की संविधान की भांति कठोर नहीं है। हमारे भारतीय संविधान है उसमें एक विशेषता ये भी है कि ये कठोर संविधान ही नहीं है अपितु ये लचीला संविधान भी है और कठोर और लचीले के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनमें बहुत साधारण बहुमत से ही परिवर्तन किया जा सकता है। संसद साधारण बहुमत से ही उनमें परिवर्तन कर सकती है। इस वजह से हमारा जो भारत का संविधान है ये सुपरिवर्तनशील संविधान है और इसी वजह से ये होता है कि भारतीय संसद राज्यों के संदर्भ में भी किसी प्रकार का साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। तो ये जो विशेषताएं हैं इनके बारे में अपन ने देखा कि ये जो शक्तियां हैं ये केंद्र को और किसी ने नहीं दी अपितु केंद्र को हमारे भारतीय संविधान ने प्रदान की हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा था कि मैं 1935 के अधिनियम से भी ज़्यादा भारत में केंद्र को मजबूत करना चाहता हूँ। अर्थात 35 के अधिनियम में केंद्र को मजबूती प्रदान की गई थी, उससे भी ज़्यादा मजबूती है वो हमारे भारत में केंद्र को प्रदान की गई है। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि भारतीय संविधान निर्माता भारत की एकता और अखंडता के प्रति जागरूक थे और वो ये चाहते थे कि जैसा पहले हमारे भारत में सांप्रदायिक तत्वों का उदय हुआ और किस प्रकार से हमारी भारतीय अखंडता है उसको चोट पहुंची, भारत का विभाजन हो गया, वो इतिहास इस चीज़ का गवाह था और इतिहास में जाकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात को देखा और फिर ये डिसीजन लिया था कि हम संविधान में ऐसे प्रावधान निहित करके जाएंगे जिससे केंद्र ज़्यादा ताकतवर होगा भारत में और राज्य हैं उनको हम कम शक्तियाँ प्रदान करेंगे। एक ऐसा फेडरल सिस्टम भी हमारे भारत में होगा यानी कि केंद्र को अपने स्तर पर अधिकार होंगे और राज्यों को अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकार होंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से केंद्र के पास में ज़्यादा शक्ति होगी और राज्यों के पास में कम शक्ति होगी। तो एक ऐसा प्रतिमान, एक ऐसा मॉडल है जो फेडरल गवर्नमेंट का हमारे भारत में संविधान के द्वारा अपनाया गया था। इसी को अपन ने देखा, यही अंतरंग में एकात्मक तत्व हैं, अर्थात हमारे भारतीय संविधान में इन सब चीज़ों को स्पष्ट रूप से लिख रखा है। इसी वजह से हम ये कहें कि भारतीय संविधान के अंतरंग में एकात्मक तत्व मौजूद हैं। कल हम भारतीय संविधान के बहिरंग में एकात्मक तत्वों को देखेंगे। आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा। धन्यवाद।